हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के पूर्व निदेशक और सानंद न्यास, जो कि प्रसिद्ध संस्था है, उसके अध्यक्ष श्री जयंत भिसे जी। भिसे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार श्याम जी। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और चूंकि आप संगीत क्षेत्र से हैं, कला क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कला क्षेत्र के उस महत्वपूर्ण विभाग में निदेशक रहे हैं जिसे हम उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के नाम से जानते हैं। तो आप जब निदेशक बने थे, तब से लेकर जब तक आप निदेशक थे, तब तक आपने संगीत और कला के क्षेत्र में अकादमी के माध्यम से कौन से विशेष कार्य किए, उसका उल्लेख यदि आप हमारे दर्शकों तक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। श्याम जी, बड़ा अच्छा उल्लेख किया आपने। जब भी कला अकादमी का निदेशक बनने का मौका मिला जी, वो बेसिकली उसके नाम में अकादमी शब्द है तो उसमें एकेडमिक वैल्यू वाले काम अधिकतम हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया जी। खूब सारे आयाम है उसके, उसमें चित्रपट भी है, ड्राइंग पेंटिंग भी है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, ये तो अपनी विधाएं है ही, नाटक भी उसमें अपनी विधाएं हैं। बहुआयामी ऐसा उसका कार्यक्षेत्र रहा है और मध्य प्रदेश शासन की सबसे पुरानी वो कला अकादमी है जी। मतलब ये अभिमान से बताया जा सकता है कि इस कला अकादमी के गर्भ से ही भारत भवन ने जन्म लिया। अच्छा। आज भारत भवन 40 साल से ज़्यादा हो गए और पूरे देश भर में तो ठीक है, विश्व में अपना कीर्तिमान बनाए हुए है और अपना काम कर रहा है। कला अकादमी में जब मौका मिला तब एक विशेष बात, उसमें 2 बड़े उत्सव होते हैं। एक तो खजुराहो का नृत्य महोत्सव, आपको मालूम होगा, जो शास्त्रीय नृत्य के प्रति एकाग्र है, और दूसरा तानसेन संगीत समारोह जो ग्वालियर में है, जो विश्व समागम के नाम से भी जाना जाता है। बराबर। इस मौके का एक बड़ा माइलस्टोन काम यह हुआ कि इन दोनों जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 जगह, खजुराहो में भी और तानसेन समारोह में भी, क्योंकि तानसेन की शताब्दी होने वाली थी और खजुराहो का 50वां वर्ष था, संस्करण था उसका। तो खजुराहो में नृत्य का एक पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया उसको, कि इतने सारे नर्तक एक जगह एकत्र हुए और उन्होंने एक बंदिश सभी ने एक साथ प्रस्तुत की। वैसा का वैसा तबला वादन का ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ, कि इतने सारे तबला वादक एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने 25 दिसंबर का दिन था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के लिए तबला दिवस के रूप में उल्लेख किया, जो अटल जी की जयंती भी मानी जाती है और तबला दिवस के रूप में बनाया। तो एक और महत्वपूर्ण विषय ये उभर कर आता है, चूंकि आपका कार्य क्षेत्र इंदौर रहा है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब अकादमी में आप गए तो इंदौर के लिए आपने कौन सा विचार करके यहाँ कोई एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश की हो वहाँ रहते हुए? भी यहाँ के कलाकारों को कैसे अधिकतम मौका मिले और वो शिरकत कर सके, चाहे वो फिर खजुराहो में हो, चाहे वो मैहर में हो, चाहे ग्वालियर में हो, अलग अलग जगह यहाँ के कई कलाकारों को अतिरिक्त रूप से मौका मिला। आप अन्य अकादमियों में जैसे लोगों को पुनः मौके दिए गए, आप पुनः वापस अकादमी में क्यों नहीं आ पाए? उसका एक बेसिक कारण उम्र का भी है, उसकी मर्यादा है उम्र की जी, और उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए, और स्वाभाविक रूप से मुझे जो मौका मिला उस समय तत्कालीन संस्कृति मंत्री उषा दीदी थी जी, तो उषा ठाकुर जी मंत्री होने के कारण और यहाँ से अपन बिलोंग होने के कारण उसका एक आधार कारण निमित्त भी रहता। फर्क पड़ता है, नया मंत्री आता है तो नया मंत्री अपने तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश स्वाभाविक रूप से करेगा। आप सानंद न्यास के भी अध्यक्ष हैं और ऐसा माना जाता है कि 4000 से भी अधिक सदस्यों वाली वो इंदौर की प्राचीनतम संस्था, जो मराठी भाषियों को और मराठी भाषियों से जुड़े हुए संगीत, साहित्य, कला
और नाट्य क्षेत्र के तमाम लोगों को मौका और मंच देने का एक बहुत अनूठा इस शहर का प्रयोग है, जिसमें आपकी महती भूमिका रही है। तो सानंद न्यास के संदर्भ में भी यदि आप कुछ हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्याम जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। सानंद न्यास वाकई एक, मेरे को मौका मिला, ये तो मेरे भाग्य की बात है, पर कल्चरल कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बड़ा उदाहरण है जी। ये कलाकारों का नहीं, सानंद न्यास ये दर्शकों का समूह है। तो लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए और एक अच्छी कला प्रस्तुति देखने के लिए उन्होंने अपना एक मंच बनाया कि हम समान विचार के लोग हैं, हर माह एकत्र हुआ करेंगे और एक अच्छी कलाकृति देखेंगे जी। इस विचार से उन्होंने मराठी लोगों को मालूम, मराठी लोगों के बारे में आपको जानकारी होगी कि वो बेसिकली नाटक के प्रेमी हैं जी। और नाटक इस विधा से बड़ा प्रेम करते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रति तो करते ही हैं, पर नाटक बड़ा प्रिय विषय है उनका और समसामयिक विषयों पर नाटक प्रस्तुत होते हैं। मुंबई, पूना, नागपुर, ये सारा क्षेत्र जो है वो व्यावसायिक नाटक के रूप में बड़ा ख्याति प्राप्त है ऐसा। तो हर महीने में एक बार एक उत्तम नाटक की प्रस्तुति देखें, ऐसे विचार के साथ ये शुरू हुआ जी। और एक समूह से शुरुआत हुई और जैसे प्रतिसाद मिलते गया तो एक समूह के 2 समूह हुए और 2 समूह के बाद फिर एकदम 3 समूह को उसमें जोड़ना पड़ा। और पलोड़ साहब, ये बड़ा कहने में गर्व की बात है कि 5 समूह के साथ अभी वर्तमान में देश का सबसे बड़ा कला प्रेमी समूह ये कहलाता है। बराबर। और अपना नियमित वार्षिक लोग अपना शुल्क जमा करते हैं, अंशदान शुल्क, और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उसकी व्यवस्था बनी है कि पहले रविंद्र नाट्यगृह था, उसके बाद अब विश्वविद्यालय सभागृह में वो आयोजन होते हैं। तो वो समूह उसका निश्चित है और उस समूह में वो कहाँ बैठेंगे ये आसन क्रमांक भी उनका निश्चय होता है। तो तय आसन क्रमांक के साथ उनकी सदस्यता है। तो किसी प्रकार का कैओस नहीं है। लोग आते हैं, अपने स्थान पर बैठते हैं, उत्तम कार्यक्रम देख के अनुशासित ढंग से वो होता है। अब ये जो आप उसमें नाट्य विधा से सब लोगों को जोड़ते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें हिंदी नाटक का भी समावेश होता है या केवल मराठी नाटकों का ही समावेश करते हैं? बेसिकली सानंद की स्थापना ही मराठी संस्कृति, भाषा, इसके जतन के लिए हुई जी। हिंदी के लिए तो यहाँ खूब सारे अवसर और स्थान और प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। आवश्यकता मराठी की थी। इसकी शुरुआत ही कि एक समान विचारधारा के लोग एक स्थान पे एकत्र हो और अपनी रुचि के अनुसार जो कम मौका मिलता है वे अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम बना रहे, निर्माण हो, ये उसके पीछे का मूल उद्देश्य रहा है। जी। आपने मराठी व्यंजनों की एक बहुत बड़ी जत्रा नाम की एक ऐसी इस शहर में ऐसा एक कार्य दिया जिसको बहुत लोकप्रियता भी मिली और साथ ही साथ उसका नाम भी हुआ, उसमें लोगों का एकत्रीकरण भी हुआ, बड़ी संख्या में जत्रा में लोग आते हैं। तो ये जत्रा का जो विचार है ये आपके ज़हन में कैसे आया? एक मराठी सोशल ग्रुप की शुरुआत की जी। अपन सामाजिक काम में देखते हैं कि युवा लोग कम शामिल होते हैं। तो आज से 25 साल पहले ये विचार उस समय आया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो युवा है, चाहे वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, व्यवसायी है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो एक स्थान पर एकत्र होंगे, महीने में एक बार वो भोजन करेंगे और फेलोशिप डेवलप हो उनकी। उसके बाद ये विचार तैयार हो सकता है कि समाज के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। इस विचार से वो मराठी सोशल ग्रुप नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना। प्रारंभ में विचार तो यही था उसका कि उसके पदाधिकारी 40 साल से ज़्यादा के न हो और उसमें एक युवाओं का आमद बनी रहे उसमें, बराबर, और लगातार फिर वो एक तरुणाई का बना रहे। इस उद्देश्य से उसकी शुरुआत की। लोग मिलने लग गए, लगातार बात होने लग गई। फिर कोई व्यापक बड़ा काम, यदि कोई काम करना है तो फिर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कहा ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिससे एक व्यापक पैमाने पे धन संग्रह भी हो।
शुरुआत हुई कि अलग अलग समाजों की, अलग अलग ट्रस्टों की अपनी एक शव वाहन भी है। 25 साल पहले तो उसकी खूब आवश्यकता रहती थी, ये रहती थी। तो समाज में, पर्टिकुलर हमारे समाज में रामबाग का जो देवास घाट स्मशान है, कहीं भी किसी की मृत्यु होती है पर लाते उसको रामबाग स्मशान घाट ही है। अब दूर यदि रहने गया है तो वहाँ से लाना कठिन रहता है। या तो शिकारपुर सिंधी धर्मशाला, या तो फिर गीता भवन बात करो, फिर अन्य कहीं, या फिर उपलब्ध न हो तो फिर अलग अलग जगह प्रयास करना पड़ते थे। तो मैंने कहा नहीं, अपने समाज की भी अपना एक वाहन होना चाहिए। उस समय वो एक आवश्यकता थी, बराबर। पर उसका धन संग्रह कैसा हो, क्या हो, इन बातों को लेके मैंने कहा एक कोई ऐसा बड़ा आयोजन हो जिस माध्यम से सारे शहर के लोग भी शामिल हो, अपनी पहचान भी कायम हो। तो मराठी फूड फेस्टिवल करीब पहले साल अभय प्रशाल के मैदान पे किया था। वो अभय प्रशाल का बाजू का मैदान काफ़ी बड़ा था, अभय प्रशाल भी खाली था ऐसा। श्याम जी 90 स्टॉल लगे थे और गृहिणियों ने उसका शुरुआत की कि अपने घर की माता बहनें भाभी उन्होंने प्रिपेयर करके और लोगों को परोसा था। तो उसकी क्वालिटी, घर में जो तेल या आटा वापरते हैं उसकी शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और वो एक आइडिया क्लिक होना जिसको बोलते हैं, तो वो क्लिक हुआ। और उसके साथ फिर लावणी महोत्सव भी जोड़ दिया, फिर अन्य गतिविधियां जुड़ी, फिर हैंडीक्राफ्ट जोन, कमर्शियल जोन, ऐसा करके उसके आमदनी का भी एक उपयोग हो गया। और अब तो वो शहर की पहचान में शामिल है, लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं, नए युवा लोग उसमें आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से स्थापित हो गया। आप अहिल्याोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके उस कार्यकाल में ऐसी कोई सी बड़ी उपलब्धि जो आपने इस अहिल्या माता के नाम वाले शहर में, जो अहिल्या माता का शहर है, उसमें उस अहिल्याोत्सव समिति के लिए कोई कार्य किया हो, तो वो अगर स्मरण आ रहा हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। आपको मालूम होगा, माननीय सुमित्रा जी के साथ मैंने वर्षों तक काम किया जी। सुमित्रा जी यहाँ वर्षों से लोकप्रिय सांसद भी रही, फिर तो वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी रही जी। उनकी रुचि सामाजिक काम में शुरुआत से रही। तो साथ में काम करने के कारण वो इस समिति के अध्यक्ष थी, मुझे उनने कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दिया था। तो आपको मालूम होगा कि उस समय 200वीं पुण्यतिथि का माहौल था। हाँ, मतलब तो 50 साल पहले। हाँ, अभी 250वीं नहीं, अभी 300वीं जन्म का था, वो पुण्यतिथि थी। जी। तो वो सुमित्रा जी जो करती है वो पुण्यतिथि का उत्सव रहता है, वो पालकी निकलती है और ऐसा। तो उस समय मैंने सुझाव दिया था कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार देवी अहिल्या के नाम से स्थापित किया जाए। और स्वाभाविक रूप से गणमान्य लोग आए, तो पहला पुरस्कार फिर नानाजी देशमुख को दिया था। माननीय अटल जी आए थे उस पुरस्कार को देने, और वो जो सिलसिला शुरू हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार का, तो वो आज तक अभी है। पालकी यात्रा भी खूब बेहतरीन तरीके से निकलती है। एक भजन प्रतियोगिता शुरू की, वो भी आज बेहतरीन तरीके से चल रही है। और अब अहिल्या उत्सव इंदौर के शहर के एक बेहतरीन उत्तम आयोजनों का एक कारण बना है, प्रतीक बना है। जयंत जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा भी है, और आप सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र तक समन्वय करते हुए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुकाम पर कार्य करते रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रवेश करने के पीछे आपका क्या कारण रहा? श्याम जी, राजनीति अछूता क्षेत्र तो नहीं है जी, प्रभावी क्षेत्र है। और यदि उसको हम अछूत बना देंगे तो जो काम करेंगे वो करेंगे उसमें। और यदि राजनीति में आपकी दखल है तो आपको सामाजिक काम करने के प्रति भी एक अच्छा प्रोत्साहन भी मिलेगा, अच्छा संरक्षण भी मिलेगा। मूल रूप से फिर से मैं श्रेय देना चाहूँगा कि चूँकि हम महाविद्यालय के समय से सुमित्रा जी के साथ जुड़े होने के कारण उन्होंने लोकसभा, फिर उसके पहले वो एक विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी वो, तो उनके साथ काम करते करते अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। तो लोकसभा का चुनाव संचालन का भी काम मिला,
जी। तो शहर में पहचान का एक कारण बना। स्वाभाविक रूप से उसका श्रेय उन्होंने मौका दिया तो काम करने का। अब काम करते करते स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि अब मैं इस प्रकार का काम कर सकता हूँ। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि चुनाव के समय पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ जो सामाजिक लोग हैं उनकी मदद खूब काम आती है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और उनकी मदद चुनाव जिताने में खूब कारगर सिद्ध होती है। तो मैंने जब भी काम किया तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया मैंने कि नॉन पॉलिटिकल लोगों का उपयोग किया जाए। एक प्रसंग मुझे स्मरण आता है, आपको मालूम होगा TN सेशन चुनाव आयुक्त तो हुआ करते थे। उस समय वातावरण ऐसा हो गया था कि कम से कम खर्चे में चुनाव जीतना है और बड़ी कंजूसी के साथ हर बात का प्रमाण देना पड़ता था। हर बात का कितने कम में किया जाए ऐसा। तो एक इनोवेटिव कल्पना की गई। उस समय सारे गैर राजनीतिक लोगों से हमने पोस्ट कार्ड लिखवाए थे। भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन को कमल पर मोहर लगाकर विजयी बनाई। ऐसा साधारण एक स्लोगन बनाया, सरल बने इस बात के लिए। और 1 लाख घरों में वो पोस्ट कार्ड भेजे थे। तो आप कल्पना करें कि मात्र 15,000 रुपये में जी 1 लाख घरों में वो पोस्ट कार्ड पहुंच गए। और वो सीधे पहुंचाने के लिए भी अलग अलग भी संघ का काम करते करते स्ट्रक्चर बनाने की तो आदत रहती है। तो किसी को 100 दिए, किसी को 500 दिए, किसी ने स्लोगन लिखे, किसी ने पते लिखे। जी। जिस एरिया के है उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट किए। और मुझे याद है कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे। उनने अलग से मुझे शाबाशी दी थी कि ये इनोवेटिव कल्पना है, इनोवेटिव बात है और आपने जिस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया है, इस बात की उन्होंने विशेष रूप से पीठ थपथपा के शाबाशी दी थी मुझे। जयंत जी, आप राजनीति में तो रहे लेकिन लोगों को चुनाव जिताने के लिए रहे। कभी आपको पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? ये पार्टी की सूची में एक बार ऐसा मौका आया था जी। राजनीति में काम करते करते इच्छा होना कोई गैर वाजिब भी नहीं है, पर मेरी भी अपनी कुछ मर्यादाएं थी जी। आपको मालूम होगा क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने नौकरी की है जी। तो नौकरी करते करते एक मर्यादा रहती है आपकी काम की और एक व्याप्ति भी एक सीमित रहता है दायरा आपका। शौक से आप खूब कर लो और फुल टाइम करो, इसमें अंतर तैयार हो जाता है। तो हो सकता है वो मर्यादाएं भी मेरे आड़े आई होगी उस समय। ऐसा तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका सिर्फ शोषण किया है? नहीं, शोषण तो नहीं किया। शोषण कौन कर पाएगा और क्यों करेगा शोषण? जी। भी क्या रहता है कि सामने उपलब्ध जो लोग रहते हैं उसमें से किसी एक को टिकट मिलना रहता है, फिर उसके बाद अपना भाग्य भी रहता है और पार्टी सोचती है जीतने वाला कौन है, कम मेहनत किस में करना पड़ेगी, यह हर समय सोचा जाएगा। आपके हमारे जिम्मे भी बात आएगी तो हम सफलता को सबसे पहले सोचेंगे। बिल्कुल सही। और जाते जाते आप हमारे युवा दर्शकों को साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में, नाट्य विधा के क्षेत्र में क्या बहुमूल्य संदेश देना चाहते हैं, वो पहुंचाइए। पलोड़ सर, एक बात है, संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, पर अनुभव के आधार पर ये जरूर सुझाव देना चाहूँगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में खूब बड़ा मुकाम हासिल करो जी। पैकेज का ज़माना है, पैकेज भी खूब अलग अलग तरीके से लोग मापदंड सफलता के गिनते हैं कि कितना पैकेज है, उसमें से आदमी कितना सफल है। पर इन सब के साथ साथ एक अपनी रुचि हो, चाहे आपको पढ़ने में रुचि हो, चाहे कविता करने में रुचि हो, चाहे सुनने में रुचि हो, चाहे फिर वो संगीत सुनने में हो। जरूरी नहीं है कि आप खुद कलाकार हो जी, आप अच्छे सुनकार भी हो सकते हैं। और वो जो आनंद अलग अलग विधाओं का आप लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे,
जी। तो आपको ध्यान होगा कि कोरोना पीरियड में यदि कुछ काम आया तो आपकी अपनी व्यक्तिगत रूप से जो रुचि है उसको जो कायम रख पाया वो कोरोना पीरियड में अपने आप को संभाल पाया। बिल्कुल। वरना अभी अवसाद में जाना इतना सरल है कि छोटी सी बात के लिए आदमी क्यों अवसाद में गया जी, ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। और ना सुनने की या छोटी असफलता को पचाने की धीरे धीरे क्षमता कम होते जा रही है। पर यदि किसी कला से उसकी दोस्ती है, किसी कला के प्रति, साहित्य के प्रति उसका रुझान है, तो ये बातें उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काम आएगी और वो समाधानी आयुष्य जी पाएगा। जी। तो दर्शकों, ये हमारे बीच थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और इंदौर की लोकप्रिय शख्सियत, साहित्य, संगीत और कला क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी हस्ती जिन्हें हम जयंत भीसे के नाम से जानते हैं। उन्होंने आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित होकर समय नाउ के दर्शकों को बहुत सारे विषयों से रूबरू करवाया। जयंत जी, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर पलोड़ सर, आपने याद करा, खूब अच्छा लगा। समय नाउ को लिए खूब खूब धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।